जय हिंद दोस्तों। आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल सुधाकर जी सर, जो हमें बताएंगे कि ईरान वॉर के अंदर जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव डोनाल्ड ट्रंप ने रखा है क्या वो प्रैक्टिकल है और क्या ये वॉर एक्सपैंड होने वाला है, बाकी देश भी जुड़ने वाले हैं और पाकिस्तान का इसमें रोल क्या होगा और भारत की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आने के लिए और एम जियो पॉलिटिक्स कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए। सर, थैंक यू गिरीश, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके चैनल में फिर से मेरे को इनवाइट किया और मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपके दर्शकों को बधाई देता हूँ। जहाँ तक आपके सवाल है, सबसे पहला चीज़ लेंगे खार्ग आइलैंड और क्वेमेश आइलैंड। ये जो दो आइलैंड की जो कैप्चर है, देखिए मिलिट्री में कोई चीज़ असंभव नहीं माना जाता है, लेकिन वायबिलिटी है कि नहीं, सक्सेस का परसेंटेज क्या होगा, इसको अंदाज लगाना निहायत आवश्यक है। सबसे पहला खार्ग आइलैंड। खार्ग आइलैंड ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में करीब 450 किलोमीटर दूरी पे है। उसकी चौड़ाई करीब 5 से की जगह 8 किलोमीटर, अदरवाइज 5 से 6 एवरेज अगर लेंगे, और लंबाई है करीब 8 किलोमीटर। ज़्यादा बड़ा आइलैंड नहीं है, लेकिन यहाँ से ईरान का 90% ऑयल प्रोड्यूस होता है कुल मिला के, जो पूरे एक्सपोर्ट होते हैं, और इसमें से पूरा 90% जो है वो चाइना में जाता है डिस्काउंटेड प्राइस में। और ये आइलैंड आप मान के चलिए कुवैत और इराक बॉर्डर के साथ पैरेलल है, काफ़ी नज़दीक है, करीब 25-30 किलोमीटर दूरी पे है। अगर कोई ऑपरेशन होना है तो ईरान का जो कोस्ट लाइन है, ईरान का कोस्ट लाइन करीब 2250 किलोमीटर, 2300 मान लो किलोमीटर है, और ये कोस्ट लाइन से यहाँ तक पहुँचना बहुत टाइम लगेगा, डिस्टेंस भी है, और इंटरफेयर होने का काफ़ी खतरा है। मैं इराक और कुवैत का बॉर्डर इसलिए रेफर किया क्योंकि उससे पहले अगर फर्स्ट गल्फ वॉर 1, उसके बाद 2 का उदाहरण लेते हैं, तो उसको मध्य नज़र रखते हुए इरा इरा यूएसए के जो ट्रूप्स हैं ये पहले एम्प्लॉय हो चुके हैं इराक में, कुवैत में भी हुए हैं, तो इसलिए, और उनके बेसिस भी हैं कुवैत में, इराक के अंदर भी बेस है, तो वहाँ से ऑपरेट करना उनके लिए आसान होगा। और दूसरी बात ये देखना पड़ेगा कि खार्ग आइलैंड की जो मिलिट्री बेसिस थे या लॉन्च पैड या मिसाइल लॉन्चर्स खार्ग आइलैंड में, वो कहते हैं 18-19 जगह थे जो ऑलरेडी न्यूट्रलाइज हो चुके हैं यूएसए का डायरेक्ट फायरिंग के वजह से। लेकिन वहाँ पे तेल का जो रिग है, ऑयल रिग, अभी सेफ एंड साउंड है। और दूसरी बात यह है कि आपको मान के चलना पड़ेगा कि जितना मुझे समझ है और खबर है मेरे पास, ये हर एक आइलैंड और ईरान के अंदर डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर जब बना हुआ है मोज़ेक डिफेंस के तहत, ये डिसेंट्रलाइज हो रखा है, और हर एक आइलैंड क्योंकि उसका डिस्टेंस दूर है, पाइपलाइन बिछी हुई है बाय द वे, इसलिए ये सेल्फ कंटेंट है। मेरे खबर के मुताबिक हर एक आइलैंड और जहाँ जहाँ पे डिफेंसेस है, ये पहाड़ों के नीचे करीब 600 मीटर नीचे एक एक सिटी बना रखे हैं, टनल्स हैं, लॉजिस्टिक बेसिस हैं, सप्लाई चेन डिसरप्शन का कंटिजेंसी प्लान कर रखे हैं, और वो टनल कोई छोटा मोटा टनल नहीं है, उसके अंदर गाड़ियां भी मूव हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको मध्य नजर रख के अंदाज लगाना पड़ेगा, और वहां तक पहुंचने के लिए मैं ये कहूंगा कि कभी ना कभी कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन होता है, चाहे वो कुवैत से आ जाए या इराक से आ जाए, इनका लिंकअप होना निहायती जरूरी है। लिंकअप कहाँ, अगर तेल का मान लीजिए वो कैप्चर कर लेते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड के साथ, तेल जो प्रोड्यूस होता है ईरान का पूरा 90% यहीं इसी आइलैंड में, तो तेल जब तक वो कब्जा करके वापस जब तक नहीं लाएंगे मेन सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन में, तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई यूज ही नहीं होगा। अगर वो कुवैत और इराक, क्योंकि वो करीब 25-30 किलोमीटर दूरी पर बॉर्डर है, वहां भी ले भी जाते हैं, तो उनको अपने देश में ले जाने के लिए या उसको कमर्शियली उसको अवेलेबल करने के लिए उनको सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की जरूरत है। तो इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जरूरत है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब तक कैप्चर नहीं होगा, जब तक उनके हाथ में नहीं आएगा, तब तक ये खाग खार्ग आइलैंड को कैप्चर करके कोई फायदा नहीं होना है, इनको नुकसान होगा। और तीसरी नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे मैं हाईलाइट करके खत्म करना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई है,
ये लड़ाई आप मान के चलिए कि ईरान इसको इतना खुलेआम या ओपनली सरेंडर नहीं करेगा। ईरान चाहे इंसर्जेंसी ऑपरेशन करे या चाहे सी मैरीटाइम ऑपरेशन करे, ये कदम कदम पे ये पक्का उसको कंटेस्ट करेगा। और ये ध्यान में रखिएगा कि कोस्ट लाइन अगर 2300 किलोमीटर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का टारगेट अगर लेते हैं आप, ये करीब करीब 145 टू 190 किलोमीटर्स का लंबाई है। और कोस्ट लाइन के साथ में कह रहा हूँ, अब 200 किलोमीटर लंबाई मान लीजिए। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर आप देखते हैं, उसका चैनल का चौड़ाई है 33 किलोमीटर। और पूरा अगर विड्थ देखते हैं उसकी किनारे से लेकर कोस्ट लाइन तक, ये करीब करीब 93 किलोमीटर्स हो जाएगा, 89 टू 93 किलोमीटर्स। लेकिन इस चैनल के अंदर एक चैनल है आने का और जाने का, दो अलग अलग रास्ते हैं। वो करीब 3.2 किलोमीटर से बीच में गैप है 3.2 किलोमीटर। और चैनल है जो वेसल्स फॉसिल फ्यूल ले जाते हैं, जो अंदर आ रहे हैं उनके लिए एक सेपरेट चैनल है, और जो बाहर जा रहे हैं उनके सेपरेट चैनल। ये करीब 3.2 किलोमीटर्स की गैप में लोकेटेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अदरवाइज जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पहले था, आज के दिन में नहीं है, जो IRGC के नीचे जा चुका है, वो पूरा विड्थ तो है 33 किलोमीटर का गैप, जो चैनल का विड्थ अवेलेबल है। इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि कोई भी लड़ाई फिजिकल कैप्चर करने से पहले अमेरिका को प्रस्तुत होना पड़ेगा कि इसमें ब्लड बाथ होने जा रहा है। ईरान इतना खुलेआम उसको फ्री नहीं छोड़ेगा, और कदम कदम पे वो लड़ाई करते रहेंगे, गरिल्ला वॉरफेयर लॉन्च करेंगे। इनका जो कोस्टल बैटरी है उसको अंडर एस्टिमेट मत करिए। इनके पास खूब सारे छोटे छोटे बोट्स हैं, बोट्स में एक्सप्लोजिव लैडेड है, कोई कोई है सुइसाइड बोट कहा जाता है, मतलब फिदाइन अटैक के लिए वो जाके रैमिंग करते हैं। प्लस माइनिंग कैपेबिलिटी इनके पास है, वो माइन भी कर सकता है। एक माइन अगर $500 में बनाते हैं, इसके पास काबिलियत होता है कि एक डिस्ट्रॉयर जो 4 बिलियन की बराबर या उससे ज़्यादा 4 से 14 बिलियन की कॉस्ट पे एक डिस्ट्रॉयर बनता है, तो ये डिस्ट्रॉयर को बर्बाद करके नीचे गिरा सकता है। तो इसी तरह वहाँ पे दरिया का जो गहराई है करीब 100 फुट है, 33-40 मीटर के करीब करीब 100-120 फुट। और तो ये मेरे ख्याल से कोई चीज़ असंभव नहीं है, लेकिन अगर संभव होगा तो इट विल बी एट अ कॉस्ट। और कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इज बॉडी बैग्स, कॉफिन्स। तो इज अमेरिका प्रिपेयर्ड फॉर द बॉडी बैग्स? मेरा आंसर है नो, नॉट पॉसिबल। इसलिए, लेकिन जिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट को अगर आप डॉट्स को जोड़ते हैं, ये उनको मालूम है इट इज़ इम्पॉसिबल। उनको पता है कि बॉडी बैग्स के बिना वो कैप्चर नहीं कर सकते। उनको मालूम है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब तक कैप्चर नहीं होगा तो खार्ग आइलैंड को कैप्चर पूरा नहीं कर पाएंगे। लिंकअप कभी ना कभी होना है, लॉजिस्टिक एचेलॉन्स का आना है, आरटी सपोर्ट, एम्यूनिशन सब कुछ प्रोवाइड होगा। अल्टीमेटली उनका एम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, चाहे वो पहले करें या बाद में करें, लेकिन इसमें ब्लड बाथ होने जा रहा है। और साथ ही आप एक कमेश आइलैंड जो कहते हैं, ये भी करीब 135 किलोमीटर लंबाई कोस्ट लाइन की पैरेलल एक बिछा हुआ है। और विड्थ जो है करीब करीब 80 किलोमीटर, कोई कोई जगह 55-60 किलोमीटर है। ये भी आइलैंड में ये एक टूरिस्ट स्पॉट हुआ करता था एक समय में, और ज़्यादातर तेहरान नहीं जाते थे लोग, पसंद करते थे यहाँ जाने के लिए। यहाँ मेरे खबर के मुताबिक इसके नीचे भी एक डिफेंस आर्किटेक्चर का एक सिटी बना हुआ है, टनल्स बने हुए हैं, स्टोरेज फैसिलिटी है, लॉजिस्टिक ऑलरेडी है, सप्लाई चेन उनका कनेक्टिविटी हो रखा है। ये भी अगर नज़दीक उसका एक छोटा द्वीप है, आइलैंड है, कोस्ट लाइन से करीब 2 किलोमीटर दूरी पे है, तो बहुत शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के वजह से ये एक रूट अपना सकते हैं। और यहाँ पे आपको सुन्नी मुस्लिम का पॉपुलेशन ज़्यादातर मिलेगा, करीब करीब ये 1,44,000 46,000 के आसपास पॉपुलेशन इस आइलैंड में है। काफ़ी डेवलप्ड है, मॉडर्न लाइफ है। और लेकिन ये अगर टारगेट बनता है तो इसमें भी ये बड़ा खतरा बढ़ सकता है। ये 2 आइलैंड के बारे में आप जिक्र किए हैं। मैं कहूँगा कि इनका जो चेन ऑफ आइलैंड है, ये टोटल 5 आइलैंड है। आबू मूसा है, एक लारक आइलैंड है, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, एक वेमेश आपने बोल दिया, एक खाग आइलैंड हो गया। इसी तरह टोटल 5 आइलैंड है। सिर्फ आप 2 के बारे में बता रहे हैं, लेकिन
बाकी जो छोटे-छोटे आइलैंड हैं, उनके पास कैपेबिलिटी रहता है कि कोई भी शिपिंग लेन के ऊपर वो कारगर या इफेक्टिव फायरिंग ला सकते हैं और बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ 2 आइलैंड से ऑपरेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा, उनको ये जो चेन ऑफ आइलैंड है, 5 आइलैंड मेरे हिसाब के मुताबिक, पाँचों के 5 को कैप्चर करके उनके बूट्स ऑन ग्राउंड के साथ जब तक वो ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, तब तक सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बीच में जाता है, उसको आप थियोरेटिकली, टेक्निकली एंड प्रैक्टिकली ग्राउंड में आप ये नहीं कह सकते कि ओपन हो रहा है और इट विल एंजॉय द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। इसलिए इट इज कॉस्ट प्रोहिबिटिव, काफी महंगा पड़ेगा यूएसए को। वो कैसे कामयाब होंगे मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन मेरा हंच ये कह रहा है कि जिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुए हैं, उस इवेंट अगर आप डॉट्स को ज्वाइन करते हैं, ये एक दिशा की तरफ पॉइंट कर रहा है कि ये ऑपरेशन काफी लंबा खींचने जा रही है। और उसको मैं एक शॉर्ट में उसको बोला हूं कि डोनाल्ड ट्रंप रिस्ट्रेंट और एस्केलेशन के बीच में एक एक बाइंड में फंस गए हैं। अगर वो रिस्ट्रेंट करते हैं वहां पे ही इज डूम्ड, अगर वो एस्केलेट करते हैं वहां पे भी ही इज डूम्ड। तो इसको मैं एक टर्मिनोलॉजी दिया हूं, वो कह मेरे अपने आर्टिकल एक पब्लिश हुआ था 31 मई 2025 को असीम मुनीर के बारे में, प्लस एक आर्टिकल पब्लिश हुआ 21 फरवरी 2026 को। ये बॉम्बिंग होने से पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था कि इस तरह होने जा रहा है और नेतान्याहू जो है डोनाल्ड ट्रंप को फंसाते जा रहा है अपने गेम में। तो ये जो हालत है, इस हालत में आप अगर देखेंगे तो आपका ध्यान में 29 दिसंबर 2025 को ले जाना चाहता हूं, जब नेतान्याहू जाके डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे मारा-लागो में, फ्लोरिडा में, और उनका 3-4 घंटे का काफी आपस में बातचीत हुई है, लेकिन इसके बारे में कोई ओपन सोर्स या कोई मीडिया प्लेटफॉर्म कोई खुलासा नहीं किया है, ना कोई पूछे हैं। और उसी के बाद अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस हैं, ये धीरे-धीरे इंक्रीमेंटली मोबिलाइज होने लगे मिडल ईस्ट की तरफ। 13 जनवरी 2026 को एक प्रेजेंटेशन दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप को, जिसमें पीट हेग्सेथ, मार्को रूबियो, तुलसी गबार्ड वगैरह सब थे। तुलसी गबार्ड के प्रेजेंटेशन के मुताबिक उनको ये साबित करना था कि ईरान की तरफ से कोई भी थ्रेट नहीं है अमेरिका के खिलाफ। तो वो डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करना था। डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करने के बाद सबको पता होगा कि एक चल रहा था एक टॉक ओमान का फॉरेन मिनिस्टर के इंटरलोक्यूटर की हैसियत से, वो मीडिएटर थे जो अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत चल रही थी, वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट के बारे में। तो एक स्टेज आ गया था कि बिल्कुल मैं कहूँगा कि डिप्लोमेटिकली एक सामने ऐसा सोल्यूशन आया था जो पूरा ईरान एकदम सहमत हो गया था। ना वो एनरिचमेंट करेंगे, ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर रखेंगे, ना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का कोई एम्बिशन रहेगा, वगैरह वगैरह बहुत कुछ उन्होंने कमिटमेंट दे दिए थे। जो भी डिमांड था उससे ज्यादा उन्होंने कमिटमेंट। तो ये कमिटमेंट होने के बाद ये 26 फरवरी को उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है, देखा कि ये उल्टा कुछ जो साबित हो रहा है। अगर ये एग्री हो रहे हैं तो ये मोबिलाइज करके ये मिडिल ईस्ट के आसपास की, एक तो हो गया अब्राहम लिंकन नजदीक आके पहुंच गया, एक जेरल्ड फोर्ड भी आके उधर से मार्च कर रहा था नजदीक आने के लिए। तो वो ही रश टू अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप से मिलना चाह रहे थे, मिल नहीं पाए, तो जेडी वैंस से मिल के आए। जेडी वैंस से जब मिल के आए तो उन्होंने ये बताया कि कुछ समझ में नहीं आया, जब एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन मिल रहा है इस मसले का परमानेंटली और वो एग्री हो गए हैं, तो ये ट्रूप्स को मोबिलाइज क्यों कर रहे हो, ये तो फालतू का ये कार्रवाई हो रहा है। तो उस समय कोई जवाब नहीं मिला था और वो वापस आ गया 27 तारीख को पूरा विश्व के सामने ओपन मीडिया इंटरेक्शन के दौरान। उन्होंने बोला है कि एक सोल्यूशन, विन विन सोल्यूशन एक मिल गया है जो ईरान को बिल्कुल ही एकदम पूरा सब कुछ एक्सेप्टेड है। और इसके बाद क्या हुआ आप सबको मालूम है। 28 फरवरी को ये डिप्लोमेटिक सोल्यूशन मिलने के बावजूद भी दे वर बॉम्ब टू डेथ द हेड ऑफ स्टेट एंड 49 इंपॉर्टेंट लीडर्स। वो जो लड़की लोग थे, स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स स्कूल में थे, 168 170 का जो नंबर था, वो भी उनकी मर्डर किया गया। मैं कहूँगा ये वॉर टाइम क्राइम है। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का 4 दिन
6 दिन, 15 दिन करते-करते अभी 1 महीना कंप्लीट हो गया है। तो ये सारे चीज़ों को अगर आप डॉट्स को जोड़ते हैं, अभी सुनने मिला मेरीन कोर का करीब 3,500 ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। उनको सुनने मिला कि और भी एडिशनल रिसोर्सेस आ रहे हैं। अभी आज के दिन में 40 या 50,000 उनके ट्रूप्स मिडल ईस्ट में मौजूद हैं और धीरे-धीरे स्पेशल फोर्सेस का भेजे जा रहे हैं। 82 एयरबोर्न डिवीजन का काफ़ी तादाद में फोर्स ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स का संख्या बढ़ा दी गई है, वगैरह-वगैरह। सो ये जो चीज़ें हो रहे हैं, इससे एक चीज़ ज़ाहिर है कि ईरान कह रहा है कि जो 15 पॉइंट पीस प्रपोजल दे रखे हैं, 15 पॉइंट पीस प्रपोजल में डोनाल्ड ट्रंप का एक पॉइंट ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये एक इंटरनेशनल पीस ऑफ लैंड माना जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन उसको मिलना चाहिए। ईरान कह रहा है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ईरान का एक सोवरेन और इंटीग्रल राइट होना चाहिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होना चाहिए। जो और वो कह रहे हैं जैसे सुएज कैनाल में टोल टैक्स लिया जाता है, यहाँ पे भी वो टोल टैक्स लेते रहेंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप को मंजूर नहीं है। तो ऐसा हालत में ये एस्केलेशन बढ़ते जा रहा है। उसका नाम मैं दे रखा हूँ एस्केलेशन एंट्रैपमेंट। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जितना वो कोशिश करेंगे एस्केलेट करने के लिए, चाहे 1 दिन बढ़ाएं या 10 दिन बढ़ाएं, धीरे-धीरे क्या हो रहा है कि ये जो टॉमहॉक मिसाइल या इंटरसेप्टर या तीसरा आपका है पेट्रियट मिसाइल या उसका जो बैटरी कंप्लीट आर्सेनल, इन सारे चीज़ों का जो स्टॉक पाइल है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व, ये बहुत कम लेवल तक आ गया है। और ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक इंटरसेप्टर बनाने के लिए आपको 1.5 से 3 साल की समय चाहिए। कॉस्ट है 1.1 मिलियन टू 11.1 मिलियन। लेटेस्ट में पढ़ रहा था कि पिछले 2-3 दिन में एक जो एडवांस स्टेज का इंटरसेप्टर है, वो उसका कॉस्ट आता है 101.1 मिलियन डॉलर। और एक ड्रोन जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आज के दिन में ईरान के पास 400 ड्रोन वो बना सकते हैं। उनके पास स्टॉक पाइल है करीब 86,000। अगर वो जितना खर्चा हो गया है पिछले साल 12 दिन का लड़ाई, अभी जो लड़ाई चल रही है, ये सब माइनस करने के बाद फिर भी उसके पास 80,000 स्टॉक पाइल है। ये कामिकाज़े जो शाहिद 136 ड्रोन है, उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट $20,000 होता है। अभी कुछ सुनने में मिल रहा है कि उसका जो मास स्केल प्रोडक्शन करते हैं, उससे क्या खर्चा उसका कम होके $2,000 हो गया है। और इसकी जो काबिलियत है, ये करके दिखाए हैं कि पिछले 1 महीने के अंदर जहाँ-जहाँ से अटैक आया है, पर्शियन गल्फ कंट्रीज़ में जो अमेरिकन बेसेस हैं, जहाँ-जहाँ से अटैक आए हैं, ईरान ने उसको रिटेलिएट किया है, बर्बाद किया है। उनके रडार्स, मतलब आइज़ एंड ईयर्स जो होता है अमेरिकन फोर्सेस का, उनका थर्ड वाला जो सर्विलेंस इक्विपमेंट है, इंटरसेप्टर्स का ईरान एक टेक्निक या स्ट्रेटेजी अपनाया है, उसको बोलते हैं रोप द डोप। रोप द डोप जो मोहम्मद अली का स्ट्रेटेजी होता था, वो क्या ओपोनेंट को बॉक्सिंग के टाइम में वो थका देता था। जितना मारना है मारो, थका ऐसा एक स्टेज पे लाता था ताकि एक नॉकआउट पंच काफ़ी था अपने ओपोनेंट को नीचे गिराने के लिए, नॉकआउट करने के लिए। ईरान के पास है या नहीं टाइम विल से, लेकिन वो स्ट्रेटेजी यही अपना रहे हैं। उनका मोज़ाइक डॉक्ट्रिन के मुताबिक पूरा डिसेंट्रलाइज़ हो रखा है जगह-जगह। वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं और ये भी पता चला है कि एक ड्रोन को नाकारा करने के लिए या न्यूट्रलाइज़ करने के लिए एक मिसाइल से अगर फायर करते हैं, वो मिसाइल का कॉस्ट है $4 मिलियन। एक ड्रोन का कॉस्ट है 20,000। अभी कम होके बता रहे हैं, जो ओपन सोर्सेस में रिसर्च डाटा आ रहे हैं, वो है $2,000 टू $3,000। लेकिन मैं 20,000 मान के चलता हूँ, 20,000 टू 4 मिलियन। लेकिन एक ड्रोन को आप एक मिसाइल से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाओगे, आपको कम से कम 2 से 3 फायर करना पड़ेगा। उस हालत में क्या है कि आपको $12 मिलियन आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है, अगर पहले 200 गुना ज़्यादा खर्चा होता था, अभी आप 3 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये करीब-करीब 600 गुना ज़्यादा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि ईरान कह रहा है, वो विक्ट्री को इस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि दे वांट टू रेज़ द कॉस्ट ऑफ विनिंग। बाय whom? बाय यूएसए एंड इज़राइल। सो मच सो कि उनके स्टॉक लेवल ऐसा डिप्लीट कर देंगे बाय फायरिंग चीप ड्रोन्स। समय ऐसा आएगा, वो मजबूरन उनको पीछे कदम उठाना पड़ेगा। उठाए ना उठाए, वो ऐसा ना कि बराबर हालत में आ जाएंगे। और
ईरान का जो इन्वेंट्री है अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं है। चंद एक जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं अभी तक छुपा के रखे हैं, वो दिखाए नहीं है। प्लस उनके जो प्रॉक्सी हैं दे आर डाउन बट नॉट आउट। जैसे हुतीस का समाचार आ रहा है कि वो रेड सी को उस एरिया में वो एक्टिव होने लगे हैं। हालांकि हुतीस का डायनामिक्स और जो इम्पेरेटिव है उसको समझना निहायत आवश्यक है। हुतीस की प्रेजेंस पूरा यमन में, नॉर्थ यमन में हुतीस है, और साउथ यमन में यूएन रन, यूएन अप्रूव्ड गवर्नमेंट चल रहा है जो सऊदी अरेबिया देखभाल कर रहा है। एसटीसी बोलते हैं शॉर्ट में उसको। हम्म। तो अभी जो खबर मिल रहा है, सऊदी अरेबिया इज ऑलरेडी इन टॉक्स विद हुतीस। वो हुतीस को इसमें पार्ट लेने के लिए उसको इनकार कर रहे हैं। मतलब हुतीस को प्रभाव डालने की कोशिश करें ताकि ये लड़ाई डी एस्केलेट हो जाए, ना उसको बढ़ाए, क्योंकि रेड सी के बीच में से करीब करीब 12% इंटरनेशनल ट्रेड जाता है। और वहाँ का जो चोक पॉइंट है बांदलाब जो कहते हैं, वो बांदलाब मंडप जो है चोक पॉइंट, उसके थ्रू ये सारे वेसल्स पास करते हैं। अगर उस चोक पॉइंट को ये डोमिनेट कर देते हैं, इस तरफ स्ट्रेट ऑफ हरमुज ईरान के पास है, उस तरफ जो है बांदलाब मंडप जो चोक पॉइंट है उसको हुती अगर डोमिनेट करते हैं, तो आप मान के चलिए 20% ऑयल और गैस इधर से जाता है पूरा विश्व का स्ट्रेट ऑफ हरमुज के थ्रू, और वहां से 12% इंटरनेशनल ट्रेड और कार्गो मूव करते हैं। दोनों अगर चोक हो जाएंगे तो इसकी इम्पैक्ट इकोनॉमिक, एनर्जी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब मिलिट्री सिक्योरिटी, और आप ये मान के चल सकते हैं इकोनॉमी का हालत ऐसा हो जाएगा कि विश्व में इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ये पूरा ऊंचे लेवल तक जाके ये रेट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को बढ़ा देगा, क्योंकि जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मैरीटाइम लेन्स हैं, वो स्यूज कैनाल के थ्रू ना जाके वो केप ऑफ गुड होप से जाएंगे। सो मान लीजिए हिंदुस्तान से कोई प्रोडक्ट अगर यूरोप के लिए जा रहा है, जो पहले 10 से 14 दिन के अंदर पहुंचता था थ्रू स्यूज कैनाल, अभी केप ऑफ गुड होप से अगर जाएंगे, आप 20 दिन और जोड़ दीजिए, 18 से 20 दिन और जोड़ दीजिए, 30 दिन या कम से कम 32 दिन टाइम लगेगा सामान पहुंचने के लिए। पेरिशेबल कमोडिटीज पूरा नष्ट हो जाएंगे, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, और जब 20 दिन आपका बढ़ा रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है ये कम से कम 20 से 25% इसमें बढ़ने का काफी खतरा है। तो ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है। और दूसरा आ जाता है आपका जो सिक्योरिटी, नेवल सिक्योरिटी। नेवल सिक्योरिटी का बात यहीं पे मैं खत्म करना चाहता हूँ। इसका जो स्पिल ओवर इम्पैक्ट है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज अरेबियन सी से ज़्यादा दूर नहीं है। और हाल ही कुछ दिन पहले हमें ये पता है कि श्रीलंका का एक वेसल विशाखापट्टनम में पार्टिसिपेट करने के बाद, नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के बाद वापस आ रही थी, और 30 से 40 किलोमीटर दूरी पे श्रीलंका का जो कोस्ट लाइन है उसको अमेरिका ने टॉर्पेडो किया है, जबकि उनके पास कोई डिफेंसिव हथियार नहीं था, कुछ नहीं था, चैलेंज प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। सीधा इस किस्म की टॉर्पेडो 21 सेंचुरी में ये तो ज़्यादा ब्लैटेंट हरकत कर रहे हैं। इसमें कोई रूल ऑफ लॉ या रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को ये फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो अगर इंडियन ओशन में साउथ ऑफ श्रीलंका में एक वेसल को टॉर्पेडो किया गया है, मैं तो ये मान के चलूंगा कि लड़ाई का जो स्पिल ओवर इम्पैक्ट और इफेक्ट है ये ऑलरेडी हो चुका है। तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जो स्ट्रेटेजिक राइवलरी हमें देखने में मिलेगा। हो सकता है कि चाइना की कोई वेसल या नेवल जैसे सबमरीन है उसके साथ कोई टक्कर हो सकता है। हिंदुस्तान के जो जिम्मेवारी है इंडियन ओशन रीजन में, हिंदुस्तान अकेला कोई सिक्योरिटी हैसियत से पूरा जिम्मेवारी निभा नहीं सकता। उसको लाइक माइंडेड कंट्री जैसे आप मान लीजिए यूएसए जो कॉड के मेंबर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, इंडिया, ये एकजुट होकर जाके ये अपना ड्यूटी को निभा सकते हैं। इसके अलावा नए नए स्टेक होल्डर्स आ गए हैं। पहले चाइना तो था, चाइना और यूएसए के बीच में मेन टक्कर होता है स्ट्रेटेजिक राइवलरी में, लेकिन सऊदी अरेबिया का नेवी, ईरान का भी नेवी ऑलरेडी प्रवेश कर चुका है। तो ये और 2-3 और स्टेट्स हैं मिडिल ईस्ट के जो ये इसके अंदर आ चुके हैं, ब्रिटेन का है, फ्रांस का है। तो ये इनकी डे टू डे क्या नंबर जब बढ़ जाता है तो कब किसके साथ टक्कर होगा इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसको आप ब्रिंकमैनशिप नहीं कह सकते। हो सकता है कि एक्सीडेंटल टक्कर हो जाए, हो सकता है कि बाय डिजाइन,
ग्रुप्स एंड अलायंसेस ऐसा परिस्थिति में क्या होता है, वो शिफ्ट करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, जैसे फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में हुआ करता था। इसको पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है, जिसमें परिस्थिति इतना नाजुक होता है कि बातों बातों पे छोटे से छोटे चीज घटनाओं की वजह से चेंज हो जाए। मिसाल के तौर पे जर्मनी और यूएसएसआर के बीच में एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में एक नो वॉर पैक्ट साइन हुआ था। चंद एक दिनों के अंदर ये साइन होके उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले वो टूट गया और जो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए। तो इस किस्म की जो चीजें होते हैं ये बड़ा खतरनाक साबित होता है, और स्पिल ओवर इम्पैक्ट प्लस एक्सपेंशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जो सवाल आपने उठाया था, ये बढ़ने का बड़ा खतरा रहता है। और हमें पता है चाइना का एम है कि ताइवान को रीयूनिफाई करना चाहते हैं बाय 1 अगस्त 2027। उनका विंडो स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम दिसंबर 2026 टू अप्रैल मई 2027 तक। तो इस विंडो में करेंगे या नहीं करेंगे मैं उनको ऊपर छोड़ता हूं। मेरा सेल्फ पर्सनल असेसमेंट है, मतलब कोई चीज नहीं है जो पाबंदी डाल सकता है, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि ये अमेरिका बुट्स ऑन ग्राउंड के साथ सब अंदर घुसेगा। अमेरिका जब बुट्स ऑन ग्राउंड के साथ घुसेगा, मुझे नहीं लग रहा है कि वो मेन लैंड जो हिंटरलैंड है ईरान के अंदर वो घुसेगा। वहां पे वो वहां घुसेगा जहां पे उनका विजिबिलिटी इंप्रूव हो सकता है, प्लस जो मेजर कोर इशू है उसको वो अचीव कर सकता है। और मेजर कोर इशू क्या है? चाइना की जो डिपेंडेंस है ईरान के ऊपर ऑयल के प्रति, जो डिस्काउंटेड ऑयल लेते रहता है, ये उससे छीन के उसका जिम्मेवारी ऑयल कंपनी का जिम्मेवारी अमेरिकन ऑयल कंपनीज को देना चाहते हैं। अमेरिकन ऑयल कंपनी तब प्रोडक्टिव वे में काम कर सकता है, कमर्शियली वायबल हो पाएगा, जब वहां पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी हो, नॉर्मलसी हो, तब जाके वो आराम से ये काम कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये जो खतरा था, पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट हुआ था 1973 सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच में, उसके मुताबिक जिसको तेल खरीदना है वो तेल सिर्फ एक ही करेंसी में खरीद सकता है, वो है डॉलर। और लेकिन जून 2024 को सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस सबके सामने उन्होंने पूरा विश्व में ये अनाउंस किया था, कोई भी देश उनके साथ तेल का बिजनेस नॉन डॉलर करेंसी में कर सकते हैं। डॉलर का इसलिए डर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर बन चुका है। एक सुपर पावर का एक पैरामीटर होता है कि उसकी करेंसी इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी होना निहायत जरूरी है। आज के दिन में जब पीक पीरियड था, पीक पीरियड में ये डॉलर का डोमिनेंस था करीब 86%। ये पैंडेमिक के टाइम में नीचे आके 54% हो गया था। इकोनॉमिस्ट जो है, स्पेशलिस्ट इसके ऊपर, डोमेन एक्सपर्ट्स, उनका कहना है अगर जिस दिन 50% से डाउन हो जाएगा उस दिन आप मान के चलिए ये इरिवर्सिबल हो जाएगा। सो अभी हालत ऐसा हो रखा है कि 41 देशों ने अनाउंस कर रखे हैं या कार्रवाई कर रहे हैं, वो ऑयल और बाकी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं एक दूसरे के साथ बाय नॉन डॉलर करेंसी। ये जो बढ़ावा है, जैसे ईरान के साथ जो भी बिजनेस चाइना कर रहा है पूरा नॉन डॉलर युआन, सो उससे वो खरीदता है। तो पेट्रो डॉलर ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स पेट्रो युआन, मे बी स्लो, मे बी स्मॉल इन अमाउंट, पर धीरे धीरे ये जो माइग्रेशन हो रहा है, इसको वो डोनाल्ड ट्रंप उसको अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो डोमिनेंस कम होते जा रहा है, दूसरा यूएसए का डेट आज के दिन में करीब 39.115 ट्रिलियन डॉलर डेट है। उसका मीनिंग ये है कि हर साल उसका जो इंटरेस्ट है उसको सर्विस करने के लिए उनको 1.56 का आसपास, मतलब 1 ट्रिलियन से ज्यादा की जरूरत है यूएस डॉलर, प्लस उनका देश को चलाने के लिए 6 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत है। रेवेन्यू जनरेट होता है 4 ट्रिलियन, तो 2 ट्रिलियन इधर, 1 ट्रिलियन उधर, टोटल 3 ट्रिलियन की जरूरत है। उनका जो ट्रेजरी पहले होता था, ट्रेजरी में एक समय था बहुत समय पहले, चाइना हैड मैक्सिमम 3.3 ट्रिलियन का उसका इन्वेस्टमेंट हुआ करता था, और 3.3 से इट केम डाउन टू 1.3 से अभी कम होकर 854 या 852 बिलियन डॉलर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। जापानीज मैक्सिमम 1.1 ट्रिलियन के आसपास, उसके बाद यूके आता है 800 कुछ है। सारे देश, हिंदुस्तान का भी काफी था, अभी हम कम करते 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 नीचे करीब 252 बिलियन डॉलर करीब है
उनके ट्रेजरी में। ट्रेजरी इज अंडरगोइंग चेंज, लोग अपना अपना पैसा वहां से हटा के वो गोल्ड इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो ये एक संकेत है कि यूएसए एज ए सुपर पावर, उसको इकोनॉमी इज नॉट इन अ फेवरेबल स्टांस। और अगर आप देखेंगे कि उनके गवर्नर जो फेडरल रिजर्व, उनके चेयरपर्सन पिछले कोई सालों से वो टाइम टू टाइम एक चीज बयान देते आ रहे हैं कि यूएसए को सुपर पावर स्टेटस को बरकरार रखने के लिए देयर हैज टू बी स्टेडी फ्लो ऑफ वेल्थ इनटू अमेरिका। अ स्टेडी फ्लो ऑफ वेल्थ, 5 चीजें उन्होंने पहचाने हैं। नंबर एक, ऑयल मार्केट आज के दिन में 2.1 ट्रिलियन के ऊपर है, यूएस डॉलर की बात कर रहा हूं। फार्मास्यूटिकल करीब 1.4 टू 1.6, डिफेंस इंडस्ट्री करीब 1.8 टू 2.1 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है। रेयर अर्थ एलिमेंट वो कहते हैं कि 6.6, लेकिन मेरे हिसाब से ये करीब कम से कम 25-30 ट्रिलियन तो यूएस डॉलर हो जाता है। उसके बाद ड्रग मनी जो है, ड्रग मनी इज एनीथिंग बिटवीन 1.4 टू 1.8 ट्रिलियन डॉलर, मैं कह रहा हूँ पर ईयर की बात कर रहा हूँ। तो इन सारी चीजों को किसी भी तरह कब्जा नहीं तो उसको रिसोर्स को किस तरह वो हार्नेस कर सकते हैं, इसके लिए सीआईए जैसे एजेंसी को दिखावा जो ऑब्जेक्टिव है उसके पीछे एक हिडन एजेंडा दिया जाता है कि ये सारे चीजों को मद्देनजर रख के आप ऐसा ऐसा जगह पे हरकत करो ताकि देश को फायदा हो सके। इसलिए जितने सारे फ्लैश पॉइंट नए नए उठ रहे हैं, आप देखेंगे ये 5 चीजें का कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में आपको मिलेगा। इधर रेयर अर्थ एलिमेंट या तेल होगा, या आपका ये होगा क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, या डिफेंस इंडस्ट्री, या आपका और भी 2-3 चीजें आपको ये हो सकते हैं। तो इसीलिए ये मार्केट को वो कैप्चर करना चाहते हैं ताकि यूएसए के कंपनी जाके काम कर सकते हैं। यूएसए का काम जब शुरू हो जाता है तो ये जो पेट्रो डॉलर टू पेट्रो युआन हो रहा है उसको बंद करके वो पेट्रो डॉलर पे रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं ताकि वो डोमिनेंस जो है यूएस डॉलर के जो डोमिनेंस पूरा ग्लोबल इकोनॉमी में आगे की तरह ऊपर की तरह चढ़ती जानी चाहिए। चाइना को वो प्रवेश करना नहीं चाह रहे हैं। ये एक इनडायरेक्ट वे ऑफ काउंटरिंग चाइना एंड पुशिंग बैक चाइना फ्रॉम इट्स डोमिनेंस, बी इट इन लैटिन अमेरिका, बी इट हियर, बी इट वेनेजुएला और ईरान। ये इसी के वजह से सवाल यहाँ पे आता है, क्या यूएस बूट्स ऑन ग्राउंड के साथ जाएगा? मैं कहूँगा जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ, नहीं जाएगा तो अच्छा है क्योंकि विश्व को शांति की जरूरत है। तो हम चाहते हैं कि यूएस छोड़ छाड़ के चले जाए, डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न ले, शार्प यू टर्न लेके वापस जाए, क्योंकि उनका घर उधर आग पकड़ा हुआ है, आग लगी हुई है, उसको बुझाने के लिए उनको वापस जाना चाहिए। यहाँ पे अगर ये रिजिडिटी और इमोशंस के साथ काम करेंगे, ईगो के साथ काम करते हैं या डिसीजन लेते हैं, तो उससे 3-4 चीजें उनको भोगना पड़ेगा। नंबर 1, बॉडी बैग्स बढ़ जाएंगे, कॉफिन्स की संख्या बढ़ेंगे। नंबर 2, चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ती जाएगी। डिपेंडेंसी किस चीज की? हर एक हथियार जो मैंने नाम बताया, इंटरसेप्टर हो, आपका ये वाला मिसाइल हो, क्या बोलते हैं, टॉमहॉक मिसाइल, या आपका पेट्रियट मिसाइल की बात करिए, उनका स्टॉक लेवल नीचे हो गया है उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए खूब मात्रा में। और सबमरीन, वर्जीनिया क्लास अगर सबमरीन देखेंगे, एक सबमरीन के पीछे उनका करीब 418 या उससे ज्यादा F-35 एक मैन्युफैक्चर करने के लिए वो बहुत मात्रा में उनको रेयर अर्थ एलिमेंट की जरूरत होता है। इसी तरह ये सारे रेयर अर्थ एलिमेंट का डोमिनेंस आज के दिन में चाइना के हाथ में है। 90% के ऊपर बोलते हैं, बट टू बी प्रिसाइज इट इज 97% प्रोसेसिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट। तो ऐसा हालत में हर चीज उनको चाइना से लेना पड़ेगा। चाइना अगर इसको वेपनाइज कर देता है तो परिस्थिति, उनका डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी। उनका विजिट था चाइना में जाने का फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, अभी लेटेस्ट खबर ये है कि वो शिफ्ट हो गया मिड मई की तरफ। आज के दिन में अमेरिका के पास ये रेयर अर्थ एलिमेंट या क्रिटिकल मिनरल्स जो जरूरत होता है इन चीजों को बनाने के लिए, इसका सिर्फ 90 डेज का स्टॉक हुआ करता था। 90 में से 30 दिन ऑलरेडी चले गए, इसमें 60 डेज का स्टॉक है। F-35 का मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको पेंडेंसी में डाला जा रहा है, क्योंकि जो जो रेयर अर्थ, चल गैलियम की बात करिए, एंटोनियम की बात करिए, जर्मानियम की बात करिए, डिपोनियम उसकी बात करिए, अलग अलग किस्म की है मिनरल्स जिसके बिना आप स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते हैं, इंफ्रा
रेड सेंसर्स नहीं बना सकते हैं। आप ये जो 5G 6G इंटरनेट, आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, इस किस्म की कोई भी हथियार है तो उसको बनाना मतलब मुश्किल होगा। इसलिए दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन चाइना। उनका एक डिपेंडेंसी बढ़ जाता है, बढ़ते जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये जो एनर्जी सिक्योरिटी आपको मैंने बताया, वो है पेट्रो डॉलर को वो अरेस्ट करने के चक्कर में उनको मौजूद होना जरूरी है मिडिल ईस्ट में। नहीं तो अभी जिस तरह अमेरिकन बेसिस को डिस्ट्रॉय किया है ईरान ने रिटेलिएट फायरिंग की वजह से, वो एक मैसेज दिया है क्लियरली कि आप जितने सारे जीसीसी कंट्रीज है पर्शियन गल्फ में, कि अमेरिका को आप वहां से धकल के बाहर भेजो। अमेरिका की बेसिस मंजूर नहीं है। अगर वो बेसिस जैसे डिस्ट्रक्शन हुआ है, रडार की बात करिए आप, थार्ड की जो सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म वो उसकी बात करिए, अभी F-35 को नीचे गिरा गया है, करीब 16 हवाई जहाज जो F सीरीज के है 15 उसको भी गिराया गया है। और ये भी सुनने मिला कि एक सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म का एयरक्राफ्ट है जो पूरा 360 डिग्री के ऊपर निगाह रखता है। इट लाइक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम। इसको ये एयरपोर्ट में खड़ा हुआ था, उसको डिस्ट्रॉय करने में सक्सेस हासिल किए हैं। तो ऐसा हालत में इनकी जो एट्रिशन होते जा रहा है, नुकसान होते जा रहे हैं, इसको रिकूप करने में बहुत मुश्किल है। इंटरसेप्टर और पेट्रोट मिसाइल, वो कहते हैं कि पहला कोई 6 घंटा या 16 घंटे के अंदर इतने खर्चे हो गए हैं। एक साल में इनका जो टॉमोक मिसाइल है ये 84 नंबर में प्रोड्यूस होता है। उनका खर्चा हो गया पहला 16 दिन की लड़ाई इस साल 416 से ज्यादा। इसी तरह इंटरसेप्टर जो है पहला 16 डेज के अंदर इतना खर्चा हो गया है कि उनका स्ट्रेटेजिक रिजर्व जितना होना चाहिए उससे और नीचे चला गया है। उसको बना के रिकूप करने में अमेरिका का जो डिफेंस इंडस्ट्री है बहुत टाइम लगेगा, खर्चा भी बहुत होंगे। और इन्हीं सारे, और चाइना को वेपनाइज करने का बहुत मौका मिलेगा। लेकिन वो वापस अगर छोड़ छाड़ के चले जाते हैं तो पेट्रो डॉलर का जो रेस्टोरेशन है वो नहीं कर पाएंगे। नंबर दो, एक नया टारगेट जो पहले उन्होंने सोचा भी नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक टारगेट भी बन जाएगा, तो इस एक नया टारगेट मतलब प्लाटर में दे देंगे ईरान को, क्योंकि अभी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ईरान उसको डोमिनेट करेगा, अपना माइट को इस्तेमाल करके वो टोल टैक्स लेते रहेगा। दो चीजें हो गए। तीसरा चीज ये है कि इनका जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑल्दो कम होते जा रहा है। ये कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान से ये ऑलरेडी शिफ्ट होने लगे हैं, उसको मेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो क्रेडिबिलिटी, जो आज के दिन में एक ट्रस्ट है बिटवीन जीसीसी कंट्रीज एंड अमेरिका के बीच में, ये पूरा फॉर एवर इटर्नली ये पूरा कोलैप्स हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वैसा अगर होता है, आप ना वो पेट्रो डॉलर की डोमिनेंस को वो रिस्टोर कर पाएंगे, ना ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का अचीव कर पाएंगे। तो इसी कारण की वजह से मैं कह रहा हूँ, हालांकि उनको दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पीछे चले गए हैं सो दैट दे आर नॉट टारगेटेड, थोड़ा बहुत तो नुकसान हुआ है, फिर भी ये जिस तरह ट्रूप बिल्टअप हो रहा है, मुझे लग रहा है अगर फुल ईरान का जो कंप्लीट जो 31 प्रोविंसेस वहां अगर वो नहीं करते हैं बुट्स ऑन ग्राउंड, तो ये जो चेन ऑफ आइलैंड है इसको वो कैप्चर करके फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे। सर यहाँ पे आपने कहा कि जो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको क्या चैलेंजेस होंगे और वो क्यों यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में आपने एक्सप्लेन किया। लेकिन इस रीजन के अंदर बाकी देश क्या जुड़ेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर? पाकिस्तान क्या यहाँ पे जुड़ेगा? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ जो उसका म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है उसको एक्टिवेट करने से हिचकिचा रहा है, और बहुत लोगों का ये मानना है कि वो अफगानिस्तान के साथ इसलिए कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान ने स्टार्ट किया, आसिम मुनीर ने स्टार्ट किया, क्योंकि उसको ट्रुप्स नहीं भेजने हैं ईरान से लड़ने के लिए। कोई अ, ऐसी वैसी हरकत करेगा भारत के साथ डिस्ट्रैक्शन के लिए, ताकि वो अवॉइड कर सके ये म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी को। बिल्कुल, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, जायज़ है। इसका अफ़गानिस्तान देखिए, पाकिस्तान के पास जितने ट्रूप हैं, दे आर नॉट सफिशिएंट टू हैंडल द सिचुएशन व्हिच पाकिस्तान इज़ फेसिंग। सबसे पहला उनका इंटरनल इंस्टेबिलिटी, बालोच लिबरेशन फ्रंट जो है, वहाँ पे बलूचिस्तान में एक कोर है,
एक कोर के पास करीब-करीब 3 डिवीज़न होते हैं। आप हर डिवीज़न का 15-15 हज़ार अगर आप नफ़री लेते हैं, करीब 45,000 एड्स एंड डेट्स मिलाते हैं, करीब 50,000 का नफ़री होता है। लेकिन बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा प्रोविंस है। वो 44% ऑफ द टोटल लैंड मास ऑफ पाकिस्तान इसके पास है। और उनका जो बलोच लिबरेशन फ्रंट का जो एक्टिविटीज़ है, फ्रीडम मूवमेंट, ये इसकी एक्टिविटी इंटेंसिफाई होते जा रहा है। उसका एनॉर्मिटी ऑफ द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय पाकिस्तान आर प्रीटी हाई। सो एक तो ये हो गया। दूसरा, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को बोलते आ रहा है कि आप ईरान के खिलाफ अटैक करो। तो उसका जो कॉमन बॉर्डर है 909 किलोमीटर का, वहाँ पे अगर वो अटैक करते हैं तो अटैकिंग एचेलॉन अगर आप देखोगे, तेहरान जो है करीब 1701 किलोमीटर दूरी पे है। आस-पास में कोई उनका ये नहीं है, माउंटेनियस टेरेन है। अगर अटैक करेंगे तो कैसे करेंगे? बाय मिसाइल्स या बूट्स ऑन ग्राउंड? बूट्स ऑन ग्राउंड के साथ जाते हैं तो दूर बहुत है, कनेक्टिविटी नहीं है और उनका लॉजिस्टिक मेंटेनेंस कर नहीं पाएँगे। प्लस सबसे बड़ी बात है, उनका इंटरनल चैलेंजेस बढ़ गया है पिछले 2 साल, 2023-24, हम्म, 24-25, 25, 3 साल ले लीजिए आप। तो तो इसलिए उनको जो ट्रुप्स स्पेयर करना मुश्किल है। वो कैच 22 सिचुएशन में पड़ गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उनको जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, जो गाज़ा के लिए चाहिए था, वो उन्होंने बताया था पाकिस्तान विल प्रोवाइड अ डिविज़न। तो एक डिवीज़न मतलब 15,000 ट्रुप्स निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने बात को स्केल डाउन करके 3,000 मतलब एक ब्रिगेड के बराबर के लिए वो मान लिए थे। साथ ही सऊदी अरेबिया का कमिटमेंट है। सऊदी अरेबिया भी चाह रहा था कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक ब्रिगेड की इक्विवेलेंट फोर्स उनको भी देना चाहिए उनके प्रोटेक्शन के लिए। और ये एक मसला जो किसी को उम्मीद नहीं था कि इस किस्म की एक टर्न अराउंड सिचुएशन हो जाएगा, जो कि ईरान एक होस्टाइल एक्टिविटीज़ में भरा हुआ दिखेगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है अफ़गानिस्तान पे जो चल रहा है, अफ़गानिस्तान का तालिबान जो पाकिस्तान के खिलाफ अटैक कर रहा है और उसी के साउथ में तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इसका परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ चुका है और पिछले ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज़ देखते हैं, जब पाकिस्तान का परिस्थिति डामाडोल हो जाता है, चारों तरफ से घेर जाते हैं, तो ऐसा ये कभी ना कभी और इंटरनल स्टेबिलिटी पूरा अनस्टेबल हो जाता है। तो ऐसा परिस्थिति में हमेशा वो हिंदुस्तान के अंदर कुछ ना कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी शुरू किए हैं। और हिंदुस्तान में जो किए हैं, जैसे पहलगाम अटैक किया उन्होंने, जो कार्नेज 22 अप्रैल 2025 किया था। इसी तरह उससे पहले भी आप अगर कारगिल लड़ाई की बात देखते हैं, उससे पहले अगर और देखते हैं आप 71 ऑपरेशन, 65, 1947, 48, ये हर एक के साथ जुड़ा हुआ है इंटरनल केओस, इंटरनल एनार्की काइंड ऑफ सिचुएशन, इंटरनल इंस्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। सो ऐसा परिस्थिति में अगर ये कुछ करते हैं भारत के खिलाफ, करे या ना करे, भारत को प्रस्तुत रहना निहायत आवश्यक है। और क्योंकि उन्होंने शायद पश्चिम की दिशा से कुछ ना करे, बांग्लादेश एक नया फ्रंट खोल दिया है। सेविंग ग्रेसिस की न्यू गवर्नमेंट हैज कम इन पावर इन बांग्लादेश। वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करते जा रहे हैं। लेकिन जितने जमायत, ये पहली बार जमायत आया है ऑपोजिशन में दो, लेकिन काफी उनकी फुटप्रिंट बढ़ गई है। उनका फुटप्रिंट कहाँ, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ साथ बढ़ी हुई है। तो इसीलिए ये जो बात आपने जो छेड़ा है कि भारत में किस किस्म की किस रूप से ये एक्शन ले सकते हैं, अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने जा रहा है। हम्म, खबर यह आ रहा है कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और आईएसआई, दो तीन और हमास के ग्रुप आ चुका है, अल कायदा आ चुके हैं, आईसिस के कुछ नुमाइंदे ऑलरेडी मौजूद हैं, हिजबुल्लाह हम्म, रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह की भी फुटप्रिंट है और प्लस रोहिंग्या के अलग अलग ग्रुप्स वहाँ पे रुके हुए हैं काफ़ी दिनों से। तो इनके पास कैपेबिलिटी है, ये जमायती इन सारे इकट्ठे ला के हिंदुस्तान के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ये शुरू कर सकता है। कहाँ, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वेस्ट बंगाल, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। मतलब ये हाइब्रिड पैटर्न ऑफ वॉरफेयर, जो एक क्लासिकल कन्वेंशनल ऑपरेशन पहले होता था वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके सर्वाइवल के लिए प्रॉक्सी वॉर इज अ मस्ट, नॉन स्टेट एक्टर को इस्तेमाल करके। और वो कॉन्सेप्ट जो डॉक्ट्रिनल कॉन्सेप्ट है उनका, टू ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, ये वाला वो अपनाएंगे, क्योंकि उन्होंने टेस्ट और ट्रायल सक्सेसफुली किया है। जब सोवियत ट्रुप्स आ गया था अफगानिस्तान में, उनको धकेल के वो 1979 में अंदर प्रवेश किए थे, 89 तक वो आउट हो गए थे।
तो 89 तक जो आउट हुआ था, तो यही जो प्रॉक्सी वॉर को इस्तेमाल करके, मुजाहिद्स को इस्तेमाल करके, अलकायदा को इस्तेमाल करके उन्होंने उनको धकेल के बाहर भेजा था। मेरे अंदाज के मुताबिक ऐसा ही कुछ एक्शन करने के लिए वो पूरा कोशिश करे। आज ही रिपोर्ट आया है कि दिल्ली में, गाजीपुर में कुछ लश्कर तैयबा का मॉड्यूल्स पकड़े गए हैं। तो मॉड्यूल अगर पकड़े गए हैं, वो इलाका एक्चुअली जैश ए मोहम्मद डोमिनेटेड एरिया है, एरिया ऑफ ऑपरेशन बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये दोनों ग्रुप का पहले जो रिपोर्ट आ रहा था ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद ही, कि ये सारे मिलिटेंट या टेररिस्ट ग्रुप जो है एकजुट होने लगे हैं। ये जैश ए मोहम्मद क्रिएट किया गया था, लश्कर और तैयबा एक समय में काफी आउट ऑफ प्रोपोर्शन डोमिनेट करने लगे थे। सो उसको काउंटर करने के लिए जैश ए मोहम्मद को पैदा किया गया था या जन्म दिया गया था। आज वो दोनों पार्टी इकट्ठे काम करने लगे हैं, मेरा ये अंदाज है। तो ये जब इकट्ठे हो जाते हैं, जैश ए मोहम्मद का कैपेबिलिटी एक्सप्लोजिव नेचर है। लश्कर ए तोयबा जो एक्सपेडिशनरी फोर्सेस का काम करता है, जैसे कि उन्होंने ताज होटल का किया था 26/11 को, तो ये दोनों का जब कंबाइन कर देते हैं तो उनका पावर और पोटेंशियल बढ़ जाता है। और हिंदुस्तान के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क काफी हद तक ये बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें अलर्ट रहना है। हमारे इंट एजेंसीज काफी अच्छा काम कर रहे हैं, ना केवल अंदर बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेबरिंग कंट्री जो है वहाँ पे भी हमें निगाह रखना निहायत आवश्यक है। कॉम्प्लेक्सिटी के दौरान पाकिस्तान का जो मीडिएटरी रोल दिया गया है बाय यूएसए, किस हद तक वो सक्सेस हो पाएगा मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन खुद का जो घर है उसमें आग लगी हुई है। एक तो अफ़गानिस्तान की तालिबान वहाँ से अटैक कर रहे हैं, एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान अंदर से उसको डेली कुछ ना कुछ हो ही रहा है। एक बलोच लिबरेशन आर्मी है, वो भी अपना अटैक लागू रखे हैं। और ऊपर से ये उम्मीद किया जा रहा है कि वो ट्रुप्स दें किसको, सऊदी अरेबिया प्रोटेक्शन के लिए, जो उन्होंने एग्रीमेंट कर रखे हैं, प्लस वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स गाजा के लिए। तो मेरे समझ के मुताबिक उनका एक ये चाल है, वो चाल ऐसा है कि शायद ये डोनाल्ड ट्रंप से बात ऑलरेडी कर चुके हैं। वो चाल ये है कि अपना देश तो आग लगी हुई है, हम कैसे वहाँ पे ट्रुप्स भेजेंगे। तो उसी चीज़ को वो अपने आप को बचाव के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए वो एक्सक्यूजेस नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं धीरे-धीरे। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानकारी में हो, ये भी हो सकता है कि उनके विदाउट हिज नॉलेज ये सारी चीज़ें किए जा रहे हैं, ताकि वो जस्टिफाई कर सकते हैं कि अम, पाकिस्तान का हालत तो बहुत ही नाजुक है, बहुत ख़राब है। और ऐसा परिस्थिति में हिंदुस्तान को हमेशा चौकस रहना है। और हमें, क्योंकि ऐसा जब परिस्थिति आता है तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी हिंदुस्तान के खिलाफ करता है। और साथ ही हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अमेरिका एज ए सुपर पावर वो नहीं चाह रहा है कि हिंदुस्तान एक चाइना जैसे बन जाए। वो कदम कदम पे वो आइदर कंबाइंड विथ पाकिस्तान करेंगे ये, या पाकिस्तान का आईएसआई जुड़ा हुआ है, यूनाइटेड फ्रंट वर्क्स डिपार्टमेंट चाइना जो है, ये सब मिलजुल के कहीं ना कहीं एक डिविल एक्टिविटी करने जा रहे हैं हिंदुस्तान को और नीचे ले जाने में। वो एक्चुअली ये स्पीड अप कर देगा। तो हमें इसके काउंटर स्ट्रेटेजी सोच समझ के करना चाहिए, ताकि इकोनॉमी का जो प्रयास है अभी, एनर्जी सिक्योरिटी की वजह से इकोनॉमी के ऊपर आंच आएगा, हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। और तो उससे किस तरफ हम टाइड ओवर कर सकते हैं, इसका रास्ता निकालना निहायत ही आवश्यक है। बैक टू यू प्लीज। जी सर। सर तो आपने हमें पूरा बता दिया है जो कि ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हम करना चाहते थे कि क्या ये प्रैक्टिकल है मिलिट्री के स्टैंड पॉइंट से। तो देख के तो यही लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक्सपैंड हो रहा है और एस्केलेट होगा। ये वाइंड अप होते हुए तो नज़र नहीं आ रहा है और पाकिस्तान से जो थ्रेट है, थ्रेट परसेप्शन जो है वो अब इस समय हाई है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल में आने के लिए। थैंक यू। जय हिंद सर।